नहीं समझता कि सरकार जब ज़्यादा नोट छापती है तो महंगाई कैसे बढ़ती है। मुझे नहीं समझता कि आरबीआई रेट लो करने से महंगाई घटती है बढ़ती है, क्यों रेट लो होते हैं। मुझे इकोनॉमिक्स ज़ीरो समझती है और मेरा सवाल ये होता है कि समझना ही क्यों। तो अब अगर 24 घंटे बिजनेस न्यूज़ चैनल को चलना है तो वो 24 घंटे अगर ये बोलेंगे तो वो तो 1 घंटे में बंद हो जाएंगे। उनको तो 24 घंटे कुछ बोलना है। तो अगर वो यूएस पे बात ना करें, आरबीआई पे बात ना करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, बजट पे बात ना करें, तो चैनल में दिखाएंगे क्या? हमारे ऑडियंस के लिए ये बहुत अच्छी बात है। नमस्कार। हर बार हम फाइनेंसिस के मामले में उलझे रहते हैं। आज यहाँ इन्वेस्ट करें, कल वहाँ इन्वेस्ट करें, तो और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बचाए कैसे, आएगा कैसे, और आएगा तो वो तो चला वैसे भी जाता है। तो इस आने और जाने और फाइनेंस के सारे सिचुएशंस को समझने और समझाने के लिए आजकल पिछले कुछ सालों से हम जिनको सबसे ज़्यादा देख रहे हैं वो है प्रांजल कामरा जी। तो टीआरपी के अपने खास कार्यक्रम टीआरपी टॉप में आज रायपुर में हमारे साथ है प्रांजल कामरा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो फाइनेंस एडवाइसेस तो लोग आपसे बहुत लेते हैं। जी। बहुत सारे लोगों के आजकल आप तारणहार बने हुए हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ता हूँ। उनको लगता है कि मेरे को कोई ऐसा शेयर पता होगा जो उनको रातों रात अमीर बना देगा, जो मेरे पास होता नहीं है। तो आपकी ही सारी सिचुएशंस को हम जानेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग जो आपकी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं और बहुत सही एडवाइस देते हैं और इसको एज करियर परस्यू करते हैं, अपना करियर बनाते हैं। तो एक तो आप यूथ के आइकॉन हो रखे हैं, दूसरा आप ऐसी टाइम पे ऐसी चीज़ों के लिए एडवाइस कर रहे हैं जिसकी शायद एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नीड हो चुकी है और शायद जिसके लिए गलत परसेप्शन क्रिएटेड था। परसेप्शन चेंज करना, लोगों की एडवाइजरी में आना और फिर फाइनेंसिस ठीक करना। तो बात वहीं से चालू करते हैं कि आपको ये आइडिया कैसे आया? मैम, आइडिया कुछ नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था, मजबूरी में ये हो सकता था। तो मैंने पहले तो लॉ किया। लॉ इसलिए किया कि मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत ही खराब था। तो मम्मी पापा को लगता था कि हमारे घर में कोई लॉयर नहीं है, तो उनको लगता था जो अच्छा बोल सके, सनी देओल जैसे तारीख पे तारीख चिल्ला सके, वो अच्छा वकील। मैं थोड़ा बहुत डिबेट वगैरह तब जीत गया था। मम्मी को लगा ये और कुछ नहीं कर सकता, वकील बन सकता है। तो मैंने वकालत मतलब ये पढ़ाई शुरू की, क्लैट दिया, मैं सिलेक्ट भी हो गया। और पहला दिन था लॉ स्कूल का और हमको बताया गया कि एक वकील का काम क्या होता है और समझ में आया कि 99% काम है रिसर्च करना। वो सीरियल और मूवी जैसे कभी भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोलोगे तो 30 सेकंड 1 मिनट के लिए, और वो भी 4 वकील एक साथ बोल रहे हैं, जज कभी आप पे शायद ध्यान दे पाए या ना पाए। तो मेरा मन उससे उड़ गया कि मेरे को तो लॉ नहीं करना, मेरे को तो बोलने के लिए करना था। तो जिसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है पढ़ाई में, उसका हर दूसरी चीज़ में मन लगता है। तो जब मैं उसी समय शुरू ही किया था, मैंने सेकंड सेमेस्टर था कि थर्ड सेमेस्टर, कि अन्ना हजारे का आंदोलन हो, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया कि ये साल देश के नाम, इस बार भ्रष्टाचार हटाना है देश से। और मैं 18 साल का था, मुझे सच में लगता था इससे भ्रष्टाचार हट जाएगा। साल भर वो किया, फिर वो अचानक से आंदोलन बंद हो गया, तो मेरा सेकेंड ईयर भी बर्बाद। और ऐसा हो रहा था कि अगले दिन से जेल भरो आंदोलन था कि 144 लगा हुआ था, उसको तोड़ेंगे तो टेम्पररी मैदान में पुलिस ने जेल बनाया हुआ था, वहां जाएंगे। और मैं तभी 18 का हुआ था, तो जेल जाने के लिए एलिजिबल था। तो मैं अपना पहला एग्जाम छोड़ के मैं जेल भरो का फॉर्म भर रहा था और लोगों में कैनवैसिंग कर रहा था कि आओ कल ज़्यादा लोगों को जेल जाना है। तो मैंने पहला एग्जाम छोड़ दिया और शाम को फ़ोन आ गया कि आंदोलन स्थगित, इस बार रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, तो बाद में करेंगे। और मेरा एग्जाम छूट गया था। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे एक्चुअली में रियलाइज़ हुआ कि जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एकदम से रोक दिया होगा, तो जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी, कपड़े जला दिए, वो तो कहीं के नहीं रहे, मैं कहीं का नहीं रहा। तो थर्ड ईयर में एक बार पापा के साथ में एक जी बिजनेस में एक प्रोग्राम देख रहा था। यूजुअली ये बिजनेस वाले प्रोग्राम कुछ समझ में तो आते हैं नहीं, वो सूट बूट पहन के क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। ये एक प्रोग्राम अच्छा था, उसमें वो कॉलर वाला प्रोग्राम था, लोग कॉल करके पूछते थे कौन सा शेयर लेना है, और अगर शेयर गंदा हो ना तो वो जो होस्ट थे वो पंचिंग बैग मारते थे, कभी टीवी पे जूता उतार के। आप न्यूज चैनल में ऐसा देखते नहीं हो, तब तो नहीं देखते थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मेरे को एक चीज उनकी अच्छी लगी, मैंने पापा से पूछा कितनी कंपनियां हैं शेयर बाजार, उन्होंने बोला 5000। तो मेरे को ये अच्छा लगा, लाइव प्रोग्राम था कि ये 5000 में से कोई भी कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, और मैंने आज तक नहीं देखा कि इनको ना पता हो। जब 2 साल पहले मैंने लाइव टीवी करना शुरू किया तो मेरा ये तिलिस्म टूटा। पता चला कि लाइव प्रोग्राम में भी 1 हफ्ते पहले से ईमेल पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मुझे तो उनके जैसा बनना था। मुझे ये था कि अगर मेरे को 5000 कंपनियों के बारे में पता हो, मेरी नॉलेज इतनी हो, तो उसको किसी ना किसी रूप में मैं कमा लूंगा उस नॉलेज से। मैं कंसल्टेंट बन जाऊंगा, कुछ भी। मेरे को शेयर मार्केट में नहीं जाना था। लेकिन मैंने पापा से बोला पापा 20,000 रुपए दे दो, मैं इनके प्रोग्राम खूब देख रहा हूँ, ये जो बोलते हैं उस पर मैं कुछ पैसे वैसे लगा के देखता हूँ।
और तभी पापा ने मेरे को एक स्कूटर गिफ्ट किया था टीवीएस का। तो पहली बार मैं साइकिल से स्कूटर पे आया था, तो मेरे को उससे बड़ा प्यार था। तो पहला शेयर मैंने टीवीएस का ले लिया और वो एक साल में वो शेयर 8-9 गुना 10 गुना बढ़ गया। तो मेरे 4,000 हो गए 40,000। अब लगा इतना आसान तो है, जिंदगी भर ऐसे ही तो कमाना है, शेयर उठाओ वो 10 गुना होगा, कमाओगे। अगले कुछ शेयर जो मैंने लिए वो 0 हो गए सीधा। तो बहुत ही गिल्ट हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और तब तक 4th 5th ईयर आने वाला था, 5th ईयर आने वाला था, पता नहीं था क्या, सबका प्लेसमेंट्स हो रहे थे, मैं तो 1 साल फेल था, मेरा प्लेसमेंट होना नहीं था। तो मैं कुछ और ढूंढ रहा था। तभी एक इंडिया में इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ये सेबी का मार्केट रेगुलेटर का कॉलेज है स्टॉक मार्केट की पढ़ाई के लिए। मुझे उसके बारे में पता चला, मैंने वहां जाके इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे एकेडमिक करियर में हमने इससे अच्छा इंटरव्यू कभी नहीं दिया, तुमको इतना आता है। क्योंकि 2-3 साल से मैं यही पढ़ रहा था। तो वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ा, साल भर वहाँ पढ़ाई किया। वहाँ मुझे एक रूममेट मिल गए जिन्होंने 3-4 साल फाइनेंस में काम किया हुआ था। उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि देख प्रांजल, इस इंडस्ट्री की सच्चाई ये है कि लोग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस खरीदते हैं अपने बैंकर या इंश्योरेंस एडवाइजर या म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जाके। सच्चाई ये है, वो जो बोल रहा है उसको छोड़ के कुछ भी खरीद, उसमें उसका कमीशन सबसे ज्यादा है। तो इसलिए उसमें तेरे लिए रिटर्न सबसे कम होगा, क्योंकि सारा तो उसको कमीशन में जा रहा है। और लोग करते उल्टा है, वो जो बोल रहा है वो लेते हैं। तो ये इसने मेरे को हिला दिया कि यार मेरे घर वाले भी जिंदगी भर इंश्योरेंस एजेंट, म्यूचुअल फंड एजेंट से पूछ के निवेश कर रहे हैं। तो फिर वो मुझे समझाते रहे, तू भी देख अब प्लेसमेंट्स आ रही हैं, तू जाएगा तो तू भी यही करेगा, लोगों के साथ धोखा करेगा, उनकी जिंदगी भर की कमाई खाएगा। तो उन्होंने खुद तो जॉब लिए, मुझे लेने नहीं दी। तो ऐसा था कि रायपुर आके अब मैं खुद का कुछ करूंगा। मम्मी बड़ी नाराज कि एक जगह से तेरे को जॉब मिल नहीं सकता था, यहाँ से मिल रहा था तूने लिया नहीं। पैसे घर वालों के पास ज्यादा थे भी नहीं, जितने थे मैं मांग भी नहीं सकता था, नाराज बहुत थे। तो फ्री में क्या हो सकता है, फ्री में ब्लॉगिंग कर सकते हो और यूट्यूब वीडियो कर सकते हो। ब्लॉग में अन्ना आंदोलन के समय किया हुआ था, चला नहीं था। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मेरे को था ब्लॉग नहीं करूंगा, अनप्रोफेशनल लगता है, वेबसाइट बनाऊंगा। तो कोडिंग वोडिंग सीखा, ग्राफिक्स सीखा, एसईओ सीखा और एक वेबसाइट बनाई और वीडियोस बनाने शुरू किए। तो 70-80 वीडियो बनाए, कोई देख नहीं रहा था। वो सीक्रेट सुपरस्टार मूवी में उस समय देखने गया, वो बिल्कुल ना उस मूवी में मेरी तरह वीडियो बनाती थी, चेयर पे किताबें रख के और ऐसे। और मेरे वो वीडियो देखते, वो मूवी देखते समय मैं रो रहा हूँ कि ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी दिखाते हैं। मैं 70 वीडियो बनाया, कोई नहीं देखा। और बड़ी मेहनत होती थी तभी। मेरे पास एक 8,000 का फोन था और एक सबसे सस्ता नया लैपटॉप जो आता था वो 12,000 का आता था। तो वो लैपटॉप था, उसमें एडिटिंग में बहुत टाइम लगता था। और घर में एक ही कमरे में सूरज की रोशनी अच्छे से आती है, तो दोपहर को 2 से 4 के बीच वीडियो बनाओ। उस समय सूरज खिड़की की तरफ है, तो कैमरा अच्छा नहीं तो नेचुरल लाइट चाहिए। और 2 बजे तक सब्जी वाला बर्तन वाला सब बेच के जा चुके हैं, तो कोई चिल्लाएगा नहीं। और 4 बजे तक बच्चे गार्डन में आए नहीं है, तो उनका हल्ला नहीं आएगा। तो 2 से 4 पंखा बंद, क्योंकि माइक नहीं है। और मैंने एक रंग की 3 टी-शर्ट खरीदी थी। हर 2 मिनट में टी-शर्ट बदलता था, क्योंकि गर्मियों में वो पसीने से भीगती थी। और 30 सेकंड में एक नैपकिन था, चेहरा पोंछता था, फिर से रिकॉर्ड करता था। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर 2018 में एक वीडियो क्लिक हुआ, एकदम से वायरल हुआ। तब तक मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ आ चुकी थी, मेरा चल नहीं रहा था। तो मैं उसको बोल रहा था, वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, कि तू आ जा यार, कुछ मदद करे। तो वो अपनी ₹1,00,000 की नौकरी छोड़ के आई थी। तो उसके घर वाले भी बहुत नाराज। और फिर उसका भी था कि अब तो ये चलाना ही है। तो 2 लोग ऐसे जिनको ये चलाना ही था। तो वो उसने ग्राफिक्स सुधारा, वो आर्ट में बड़ी अच्छी है, तो उसने वेबसाइट को ज़्यादा सुंदर बनाया, ग्राफिक्स को सुधारा, मेरे वीडियोस के थंबनेल बेटर किए। और बाकी फाइनेंस और बोलने का तरीका मुझे आता था, प्रेजेंटेशन खराब था, वो उसने आके सुधारा। तो 2018 मिड में एक वीडियो चला। फिर तब हमारे 1,000 सब्सक्राइबर थे और 3 महीने में 1,00,000 हो गए। फिर वहाँ से जर्नी अच्छी। तो अब तो कोई काउंट ही नहीं है इस पर, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, वॉच आवर, ये सारे मोह माया जो जाल है एक, इससे तो हम बहुत ऊपर हो चुके हैं अब। ये हमेशा पता रहता है कि ये सब बहुत ही टेम्पररी है। तो हवा में उड़ना नहीं है। अब मुझे 4-4.5 साल हो गए, मैंने ही कितने लोगों को देख लिया जो राइज हुए और खत्म हो गए, पता नहीं चला। तो जहां फोकस हटा या जहां ऐसा लगा कि अब तो हम आ गए, वी हैव अराइव्ड, तभी से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और मुझे जो मैं करता हूँ ना, जो हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं शेयर मार्केट से, जो मैं यूट्यूब पे भी करता हूँ, मुझे वो करने में मजा बहुत आता है। तो मुझे जिंदगी भर यही करना है। तो ये है कि मुझे शॉर्ट टर्म सक्सेस पे नहीं जाना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे मैं रातों रात वायरल हूँ लेकिन मैं अपनी विश्वसनीयता खो दूँ, वैसा कुछ नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब आप जैसे कभी आए और आपने ये बोला, तो ऐसा 1 सेकंड के लिए दिमाग सोचता है। वरना रोज ना एक स्टार्टअप में 50 लोगों में इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ ना कुछ रोज गलत हो रहा होता है। और एक ना चीज मुझे भी बिजनेस करके रियलाइज हुआ कि स्कूल में हम कुछ गलत करते हैं तो टीचर्स हैं, घर में गलत करते हैं पेरेंट्स हैं, कॉलेज में करते हैं दोस्त हैं। बिजनेस ही एक ऐसा होता है कि मैं और मेरे साथ 50 लोग,
अब वो कुछ भी गलत करे या मेरे आसपास कुछ भी हो जो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे डील मुझे ही करना है। द ग्रेट एंटरप्रेन्योर, मेरे को बचाने कोई नहीं है। हाँ, और ये जिंदगी भर अब ऐसे ही रहना है। आगे। तो जब ये मैं सोचता हूँ कि जिंदगी भर कोई भी मुसीबत आए, मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, मुझे डील करना ही है, तो फिर आप एंजॉय करना भूल जाते हो और आप फोकस्ड रहते हो कि सब चलता है। तो फ्रॉम दैट 1% टू नाउ 50, पूरी टीम की जर्नी रही है कि एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते फिर मिड ईयर में कुछ चला, आपकी दोस्त आई, हेल्प किया, अब नाउ द कंपनी इज लाइक आप इंडिया के टॉप मोस्ट लोगों में शामिल हैं जो फाइनेंस को बहुत अच्छा समझते हैं और सजेस्ट करते हैं। बट एक टाइम था जब माइंडसेट भी था लोगों का कि ये सब एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है जी। उस माइंडसेट से बाहर आने में कैसा क्या रहा रोल? मैं कहूँगा दुनिया भर में जैसे यूएस में 56% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। भारत में कोविड के बाद, वर्क फ्रॉम होम के बाद, ये स्टॉक मार्केट बूम के बावजूद आज 4% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 4 साल पहले 2% लोग करते थे। तो हमें भी अभी 4 से 56 की तरफ जाना है। तो ये माइंडसेट तो अभी भी है, क्योंकि क्या होता है, किसी को एक लॉस हुआ, पूंजी डूबी और वो हमेशा के लिए निकल जाते हैं और अपनी 2 पुश्तों को भी मार्केट में घुसने नहीं देते। लेकिन मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट ना बहुत अच्छा मिरर है। ये वो आपको दिखाएगा जो आप देखना चाहोगे। बहुत ही माया जाल है। अगर आप इसको कसीनो जैसे ट्रीट करोगे तो ये कसीनो है। अगर आप इसको सेंसिबल इन्वेस्टमेंट जैसे ट्रीट करोगे तो वो है। होता क्या है ना, हम जब गोल्ड लेते हैं या रियल एस्टेट लेते हैं, हम ये सोचते ही नहीं कि साल भर में डबल हो जाएगा तो बेच दूंगा। गोल्ड बेचना भारतीय परिवारों में तो पुश्तों तक नहीं बिकता, और गोल्ड सोना बेचना पड़ा मतलब इसने परिवार की साख बेच दी जैसा होता है। इस कारण गोल्ड हमारा लाख रुपए का 1 करोड़ हो जाता है। प्रॉपर्टी, हम 10 साल 20 साल प्रॉपर्टी को रखते हैं तब वो 10 गुना होता है। शेयर से ही हम ये गलत उम्मीद लगाते हैं कि वो 6 महीने में दुगना हो जाए। तो गलती हमारी नहीं है। हम अगर ऐसी प्रॉपर्टी भी ढूंढना शुरू कर देना कि 6 महीने में डबल हो जाए, तो हम प्रॉपर्टी में भी लॉस करेंगे। अगर हम सोना भी ऐसे ढूंढने जाएं कि 50,000 वाला सोना हमको 25 में मिल जाए, तो हम सोना भी फर्जी लेके आएंगे। तो स्टॉक मार्केट को मैं डिफाइन करता हूँ, हम लोग हमेशा या तो खुद बिजनेस करना चाहते हैं किसी दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ मिलके, हमको क्या चीजें रोकती है, या तो हमारे पास पूंजी नहीं है, या हमारे पास जरूरी जो अनुभव है वो नहीं है, टीम नहीं है, ये सब चीजें हमारे पास नहीं होती। स्टॉक मार्केट मुझे ये मौका देता है कि मैं जो बिजनेस करना चाहता हूँ उसमें निवेश कर सकता हूँ, जितना पैसा मेरे पास है उतना लगा सकता हूँ, और देश के बेस्ट बिजनेसमैन मेरी टीम बन के मेरा काम करेंगे। तो अगर मुझे चाहिए कि मेरे को ईवी इमर्जिंग सेक्टर है, ईवी कंपनी खोलनी है, मैं करोड़ों रुपए की फंडिंग लूँ, सेटअप करूँ, इंजीनियर्स ढूंढूं, इससे अच्छा मैं टाटा मोटर्स में जितना मेरे पास पैसा है लगा दूं, और रतन टाटा, एन चंद्रशेखर, भारत के बेस्ट बिजनेसमैन मेरे लिए फ्री में काम कर रहे हैं। तो शेयर बाजार वो तरीका है जिससे मैं भारत की बेस्ट कंपनियों में ओनर बन सकता हूँ। तो ये परसेप्शन आना बहुत जरूरी है। तो पूरा जो काम है यहाँ पे परसेप्शन मैनेजमेंट का है कि आप चीज़ों को लेके क्या सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को सिक्योर करेंगे आने वाला टाइम का। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक वो बच्चा जिसकी फैमिली में सब साइंस बैकग्राउंड से टर्न टू बिजनेस सेक्टर, सॉरी टर्न टू फाइनेंस, कॉमर्स, और कॉमर्स के बाद भी कंप्लीट कॉमर्स नहीं, लॉ, फिर लॉ के थ्रू होते हुए ऐसे कॉमर्स जी। ये पूरा जो टर्न था और जो उस स्टूडेंट का माइंडसेट था जी, क्योंकि वही स्टूडेंट आज यहाँ है, वो पूरा कैसा रहा? मैं ना मतलब मैं बहुत चीज़ों को बोलता हूँ कि जैसे 2017-18 में जब मैं शुरू कर रहा था, जियो आया तो लोगों ने यूट्यूब देखना शुरू किया, इंटरनेट सस्ता हुआ। हमारे CTO जो हैं वो छत्तीसगढ़ में शायद उनसे अच्छा टेक में कोई नहीं हो सकता। वो मुझे मिल गए और वो हमसे पैसे चार्ज नहीं करते, इसके कारण हम प्रोडक्ट बना पाते हैं, वरना उनकी अगर करोड़ों की बिलिंग हो जाए तो हम नहीं कर सकते। बहुत चीज़ों में मैं लकी रहा हूँ, समय सही रहा। एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ का क्रेडिट मैं खुद को देता हूँ, वो ये कि बचपन से मैं पढ़ता बहुत था, और हर तरह की चीज़, हिस्ट्री पढ़ूंगा, साइंस पढ़ूंगा, मेडिकल पढ़ूंगा, एग्रीकल्चर पढ़ूंगा, हर चीज़ पढ़ता बहुत था। जिसका एक फ़ायदा होता है कि एक इंसान अलग अलग इंसानों के जैसे सोच पाता है। तो ये भी जो हुआ कि मैंने लॉ किया, घर में सब साइंस वाले थे तो थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, फिर मैंने लॉ कर लिया, कॉमर्स वाला मैं था ही। लॉ ने मुझे जितना फाइनेंस में हेल्प किया है, क्या होता है ना कि वो इंग्लिश में कहते हैं, टू अ मैन विद अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। डॉक्टर को हर जगह बीमारी दिखती है, लॉयर को हर जगह लीगल कॉम्प्लिकेशंस दिखती हैं। हमारा जो बैकग्राउंड है हम हमेशा उसी नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि मेरा अलग अलग बैकग्राउंड आ पाया,
तो मैं देखता हूँ कि कई बार मैं लॉयर के जैसे सोच के मुसीबतों से बच पाता हूँ। अन्ना हजारे वाला वो जो सोशल एक्टिविस्ट वाला साल भर का अनुभव था, तो मैंने देखा कि पॉलिटिकली क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे कैसे बचना है। कॉमर्स वाला मैं था ही, मम्मी इंग्लिश वाली हैं, दादी हिंदी वाली थी, दादाजी फिजिक्स और साइंस वाले थे, तो उनसे वो सब सीखा। तो आई थिंक एक चीज़ जो मैं लोगों को भी कहता हूँ, क्या होता है ना कि हम कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम हमारे स्कूल में बहुत अच्छे हैं या कॉलेज में पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो हम वी डिजर्व अ गुड सक्सेसफुल लाइफ। मैं तो अपने कॉलेज में टॉपर था, स्कूल में टॉपर था। हमें ये सोच समझना ज़रूरी है कि सीबीएसई का 10वीं का एग्ज़ाम हर साल 12-13 लाख लोग देते हैं, शायद ज़्यादा देते होंगे, 20 लाख लोग देते होंगे। यानी हर साल 20 लाख बच्चे सेम पोयम, सेम किताबें, सेम एग्जाम्पल और सेम सब्जेक्ट्स पढ़ के निकल रहे हैं। यानी हर साल हम 20 लाख क्लोन्स पैदा कर रहे हैं। कोई 90% अच्छा क्लोन है जो 90 लाया, कोई 60%, कोई 40, लेकिन सब पढ़ सेम ही चीज़ रहे हैं। तो आई थिंक लाइफ में एक चीज़ जो बहुत आगे लेके जाती है लोगों को, वो ये कि आपने खुद को अलग कैसे किया दूसरों से। अगर हर साल भारत में 5 लाख इंजीनियर निकल रहे हैं तो आप उन 5 लाख लोगों में से हो, तो आपको कोई करोड़ों रुपए पे क्यों करे? आपने अलग क्या किया? तो आई थिंक एक ये चीज़ वर्क की कि मैं क्लोन नहीं था, मैं अलग अलग चीज़ें पढ़ रहा था और वो 4 सब्जेक्ट पढ़ के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं था। वो एक चीज़ वर्क की। कौन सा वो टर्निंग पॉइंट रहा होगा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? क्योंकि खामखा कोई उठ के ऐसी चीज़ें नहीं करता है, तो वो उस टर्निंग पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे? बचपन मैं कहूँगा, जब मैं 96 से 2000 तक, जब मैं 3 साल से 7-8 साल तक था, तो हमारी फैमिली में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। तो जब मैं 9 साल का हुआ, 4th-5th में था, तब थोड़ा अपने आप ही मन से ये आने लगा कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ और मैं घर में देख रहा हूँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। बेसिकली वो करना इसलिए चाहिए कि मुझे ना आइसक्रीम खाने के पैसे मिलते थे, ना टॉफ़ी खाने के, तो मुझे अपना खर्चा चलाना था। किताबें ऐसा था कि मम्मी, दादाजी, मामा सब मुझे किताबें ला देते थे, तो किताबें मेरे पास, एक ही चीज़ जो मेरे पास दूसरे बच्चों से ज़्यादा थी वो थी किताबें। तो मुझे कहा चलो इसको रेंट पे देते हैं, किताबें रेंट पे देते हैं। तो हम लोग, मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग को एक बड़ी सिख फैमिली मिल गई थी भिलाई में। उनके घर में ही 15-20 बच्चे थे, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। तो हम रोज़ गर्मियों की छुट्टी में 45-47 डिग्री में एक साइकिल में 2 लोग डबल सवारी यहाँ से भिलाई जाते थे और उनको कॉमिक्स दे के आते थे। हमारी रोज़ की 50 रुपये की कमाई हो जाती। तो वो मेहनत सीखी और रिजेक्शन बहुत सीखी। कई बार किसी बच्चे का एग्जाम चल रहा है, हम डोरबेल में जाके कॉमिक्स बेचने आए, तो पेरेंट्स धक्के मार के बाहर निकाल देते थे कि पढ़ने दो, तुम लोग उसको बिगाड़ रहे हो, पिछली बार उसकी क्वार्टरली में नंबर कम आए तुम्हारे कारण। तो रिजेक्शन वगैरह बहुत देखा, लेकिन एक ये विश्वास आया। फिर उस गर्मियों में, पहली गर्मी में हमने कुछ 3-4 हज़ार रुपये उस समय कमा लिए थे। तो ये कब की बात होगी, कौन से क्लास में होंगे या क्या एज बात होगी 2000-2001 के आसपास की। 2000-2001 में, मतलब माइट भी 9-10 साल। हाँ, तो उस समय से जो वो विश्वास आया ना कि अगर मैं तब 3-4 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ, तब मुझे लगता है 2 महीने में एक बच्चे को 100 रुपये भी नहीं मिलते थे। ठीक बात है। तो सोचते ही नहीं थे, सोचते ही नहीं थे। मतलब किसी दिन अगर दादी 1 रुपए के बदले 2 या 5 का सिक्का दे देता, ऐसा लगता था दिन बन गया। तो जब 3-4 हज़ार रुपये आ गए, तो वहां से विश्वास आ गया कि पैसा तो मैं कमा सकता हूँ। तो और ये एक टर्निंग पॉइंट था कि विश्वास आ गया कि मुझे, मैं कितना भी पढ़ाई में पिछड़ता था, मुझे करियर की चिंता नहीं होती थी। मेरे आसपास वालों को होती थी कि ये कुछ नहीं करेगा, मुझे चिंता नहीं होती थी कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। और दूसरा, मैं आज अपने जब प्रोडक्ट्स देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दादी जुड़ी हुई थी तभी स्वदेशी आंदोलन से। तो वो ना, जब मैं किराना दुकान, मुझे एक बार मेरे को 10 रुपये दे के साबुन लाने बोला और मैं पामोलिव का साबुन ले आया, तो मुझे बड़ी डांट पड़ी और वो वापस लेके गई कि ये ना अंग्रेज कंपनी है, ऐसे ही वो आए थे चाय बेचते बेचते और हम सब गुलाम बन गए, तो तुझे हमेशा, उनकी इकोनॉमिक्स ये बोलती थी कि देश की चीज़ खरीदोगे तो देश अमीर बनेगा, विदेशी चीज़ खरीदोगे तो देश गरीब बनेगा। उनकी जितनी समझ थी, तो उन्होंने वही समझ मुझ में डाली। तो हमेशा ये होता था कि किराना दुकान जाना है और हर प्रोडक्ट के लेबल के पीछे देखना ये कौन सी कंपनी है, फिर वो कंपनी के बारे में आके दादी या पापा से पूछना है। तो मेरे को एक किराना दुकान में हर कंपनी के कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, वो कौन से देश की है, ओनर कौन है, सब पता था एज अ 10 ईयर ओल्ड। हमारा जो पहला बड़ा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है टिकर, वो चला इस फीचर के कारण कि लोगों को ना, जैसे शेयर खरीदना है, अब लोगों को शेयर खरीदना है बुलेट बाइक का, कई बार उस कंपनी का नाम नहीं पता कि वो आयशर है। लोगों को खरीदना है जॉकी, जॉकी अगर स्टॉक मार्केट में सर्च करोगे तो मिलेगा नहीं, वो पेज इंडस्ट्रीज के नाम से। तो हमारे टिकर में जो ये फीचर हम लेके आए कि आप ब्रांड का नाम डालो, आप क्रोसिन डालो, वो शेयर GSK है, ये हम आपको बता देंगे। इससे हम वायरल हुए।
ओके। और इससे हमारा टिकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक ऐसा कदम था कि हम सब शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, हमको पता नहीं है कि ये कंपनी भी मार्केट में मिलती है, वरना हम कर लेते हैं। तो इस एक फीचर ने, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फॉलोअर्स के जीवन में डेली लाइफ में स्टॉक मार्केट को घुसा दिया, और उनको लगा वो डेली लाइफ से निवेश कर सकते हैं। तो ये बहुत वायरल गया, और ये भी मैं कहूँगा कि बचपन में दादी के कारण कनेक्ट हुआ। तो ये दो चीज़ें। तो हर चीज़ में फैमिली और वो जो 4-5 डिसीजंस रहे हैं कि जी। ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, और ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो गई हैं। जी। तो इन सब के बाद व्हाट नेक्स्ट? अरे बहुत कुछ। इसमें ना, जैसे हमारे यहाँ ना, जब भी हमने बहुत प्लानिंग की है, हाँ। तो वो हुआ नहीं है। हाँ। इनफैक्ट हमारे सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ एक्सीडेंट बने हैं। हाँ। बताओ, एक तो क्या है, हम लोग ना बहुत ही यंग टीम है। हम हाँ। लोग, हमारे सिर्फ सीटीओ छोड़ के और एक ग्राफिक डिजाइनर छोड़ के सब 30 साल से नीचे के हैं। कई बार हमने 40+ लोगों को हायर किया, वो वाइब मैच नहीं हो पाती, क्योंकि ये दौड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, सर दर्द हो जाता है, चले जाते हैं। बहुत ही यंग टीम है। हाँ। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग काम नहीं करती है। हाँ। एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा टारगेट मार्केट भी यंगस्टर्स ही है। हाँ। तो इनको जो पसंद आ रहा है वही हमारा टारगेट सेगमेंट है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ। हमने शुरू किया लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करना। तो कौन सा शेयर अच्छा कर रहा है, म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, इसके लिए हमको रिसर्च के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए था। वो जो सॉफ्टवेयर था जिसमें सारा डेटा था इंडिया भर की कंपनियों का, वो सॉफ्टवेयर की कीमत थी 20 लाख रुपए साल की, और वही अपना कंप्यूटर लगा के जाते थे, वो लॉक रहता था, वो उसी में चलेगा। और हमारे पास 20 लाख रुपए थे नहीं, वो भी हम जुगाड़ करके लगा देते। रायपुर में किसी और के पास वो सिस्टम है नहीं, तो उनका सिस्टम ये है दुनिया भर का कि वो 1 महीने का फ्री डेमो देते हैं। अब रायपुर आके वो हमको डेमो देने से कतरा रहे थे कि एक बंदे के लिए हम आए, इंस्टॉल करें, फिर 1 महीने बाद लेके जाएं, और हमको पता है खरीदने वाले हैं नहीं। तो वो आ ही नहीं रहे थे, हमारा काम अटक रहा था। हमने सोचा कि ठीक है, स्टॉक मार्केट का डेटा ही तो है ना, इनसे नहीं खरीदते, सीधा स्टॉक एक्सचेंज से, NSE BSE से खरीद लेते हैं। करना क्या है, उनका डेटा आएगा, वही अपने टेबल में लगा के रंग वंग करके लोगों को दिखा देना है। 15 दिन में प्रोजेक्ट लाइव, और मैंने अलॉट कर दिए टीम को 5 लाख रुपए की, 15 दिन में लाइव कर दो। 6 लाख रुपए का डेटा था, 5 लाख बनाने की कॉस्ट, क्योंकि हमको पता ही ना खर्चा कितना लगना है। जो मैंने सोचा था 15 दिन में जो प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट को लगे 18 महीने, 70 लाख रुपए, और जितना हमने सोचा था उससे 10 गुना टीम, क्योंकि डेटा तो आ गया। अब कोई कंपनी अपना प्रॉफिट बता रही है करोड़ में, कोई लाख में, कोई मिलियन में, कोई 1000 में, हमको सबको एक फॉर्मेट में दिखाना है। 10 साल का 5000 कंपनियों का 200 पन्नों का डेटा, पता नहीं कितने लाख पेजेस का डेटा हो गया था, वो सबको स्टैंडर्डाइज करो। हमको 18 महीने लग गए, 5 लाख का प्रोजेक्ट हमारा 70 लाख का हो गया। लेकिन वही आज हमारा फ्लैगशिप है, और क्योंकि वो इतना मुश्किल है, तो कोई भी उठ के उसको कल को बनाने नहीं लग जाता। यूट्यूब वीडियो कोई भी बना सकता है, कोर्स कोई भी बना सकता है, ये प्रोडक्ट कोई नहीं बनाने वाला आसानी से उनको। लेकिन क्योंकि हम सारे के सारे गधे फ्रेशर, हमको पता ही नहीं मेहनत कितनी लगनी है, तो हम तो कूद जाते हैं कुएं में। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं, हमको पता ही नहीं मेहनत कितनी लगनी है, हमको लगता है 2 दिन में हो जाएगा, उस चक्कर में कूद जाते हैं। फिर अब कूद ही गए तो बन जाता है। तो पूरे यंगस्टर्स की टीम होने का ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि हमको नहीं पता क्या होगा, हमको करना है बस। तो अब यहाँ पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप लोगों को गाइड करते हैं, तो अब का जो यंगस्टर है, जो हमारा अपना सा बैच है, ये थोड़ा अलग डायरेक्शन में रहते हैं, शेयर को लेके उनका माइंडसेट अलग है, और पहले के लोगों का माइंडसेट अलग है। तो शायद ये प्रॉब्लम आपने अपने घर में भी फेस की होगी। तो वो एक जो पुल बनने का काम है, वो कैसे करते हैं? क्योंकि आपके वीडियो तो हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं। जी, आई थिंक जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ, अपनी जनरेशन तक तो ये प्रॉब्लम था, लेकिन अब हम भी पुराने हो गए, इसके बाद की जनरेशन भी आ गई है, उनमें ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनके साथ क्या हो गया, और उनके घर वाले भी क्यों गिव अप कर दिए कि वो बोलते हैं हम क्रिप्टो में निवेश करेंगे, तो घर वाले बोलते हैं भाई तू क्रिप्टो में मत कर, कम से कम शेयर्स में कर ले। तो पहले क्या होता था, जो एक्सट्रीम रिस्क होता था वो शेयर होता, इससे रिस्की कुछ नहीं। अब वो जगह क्योंकि क्रिप्टो ने ले ली, तो क्योंकि एक ज्यादा बुरा इविल आ गया, ज्यादा खतरनाक राक्षस आ गया, तो दूसरा वाले की एक्सेप्टेंस अपने आप बढ़ गई कि बेटा ये मत कर, चल तू शेयर कर ले, कम से कम वो प्योर जुआ तो नहीं है। क्रिप्टो में तो 100% सब डूब जाएगा, शेयर में वो नहीं होगा। तो थैंक्स टू क्रिप्टो हमने कुछ नहीं किया, क्रिप्टो ने शेयर मार्केट को सेव कर दिया। लगे हाथ में मैसेज भी ले लेती हूँ, जो न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, या एक स्टेप ले चुके हैं, इन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि हम लोग ना जब अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो हमें लगता है
कि हमें हमारी टीम में 4-5 बहुत टैलेंटेड लोग आ जाए, एक बहुत अच्छा डेवलपर आ जाए, एक बहुत अच्छा सेल्स वाला आ जाए, तो डेवलपर वाला अच्छे प्रोडक्ट बना देगा, सेल्स वाला उसको बेच देगा। रियलिटी इज ये कभी होने वाला नहीं है। जो बहुत अच्छा डेवलपर है और जो बहुत अच्छा मार्केटिंग वाला है, वो 2 महीने के लिए आ भी गया तो तीसरे महीने उसको कहीं और से ऑफर आएगा। जो अच्छा है वो तो हर इंटरव्यू निकालेगा, ठीक है। और फिर MNCs और दुनिया भर की कंपनियां उनको वो सैलरी देंगी जो आप कभी नहीं दे सकते। आपको शुरू में ऐसे 2-3 लोग चाहिए जो आपका साथ दें, बुरे समय में, अच्छे समय में। ज्यादातर हम काम जो करते हैं ना, वो रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी अगर 6 महीने ठान लो कि मुझे कोडिंग सीखना है, तो आप भी कोडिंग सीख जाओगे, मैं भी सीख जाऊंगा, कोई भी सीख जाएगा। द पॉइंट इज कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो साल भर कम से कम दिन रात आपका साथ दें। आप जो चाहते हैं, आपके बीच में जो डिस्कशन है, उस काम पे मेहनत करें, और 2-3 महीने अगर 10 घंटे हम कोई भी काम करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। टैलेंटेड लोग ढूंढने जाएंगे। अगर आप छोटे शहर से हैं तो ऑलरेडी टैलेंट बाहर जा चुका है, मिलेगा नहीं, या बहुत महंगा मिलेगा, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपके दोस्त होने चाहिए वो, या इतने अच्छे इंसान होने चाहिए जो आपको 1-2 साल की गारंटी दें और आपके साथ जेल कर सके। अच्छे लोग लाइए जो अच्छे इंसान हो, काम तो वो सीख जाएंगे। अब जो बेसिक से एकदम एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आप ऑल ओवर इंडिया को गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, बट हर बार है ना, इकोनॉमिक्स की जब बात होती है तो कहीं पे रेट कम होता दिखता है, कहीं पे ज़्यादा होता दिखता है। तो एकदम सिंपलेस्ट वे में अगर किसी को फाइनेंस समझना है, किसी को ग्रोथ समझना है या डाउनफॉल समझना है, कैसे समझे? क्यों समझना है क्वेश्चन? मुझे ये सब नहीं समझता। Okay. मुझे नहीं समझता कि सरकार जब ज़्यादा नोट छापती है तो महंगाई कैसे बढ़ती है। मुझे नहीं समझता कि RBI रेट लो करने से महंगाई घटती है, बढ़ती है, क्यों रेट लो होते हैं। मुझे इकोनॉमिक्स जीरो समझती है। और मेरा सवाल ये होता है कि समझना ही क्यों। मुझे ये पता है कि US फेड में कुछ हो, या ब्रेग्जिट हो, या यूक्रेन रशिया वॉर हो, या डिमोनेटाइजेशन हो, या GST आए, लोग कोलगेट का टूथपेस्ट यूज़ करेंगे कि नहीं? करते रहेंगे। बाटा के जूते पहनेंगे कि नहीं? पहनते रहेंगे। वो लाइफ बॉय और HUL के बाकी साबुन यूज़ करेंगे कि नहीं? नेस्कैफे की कॉफ़ी पियेंगे कि नहीं? तो ये सब क्यों नहीं सोचना? इन्वेस्टिंग को हम लोग बहुत मुश्किल बना देते हैं। बहुत सिंपल है, जो चीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं उसका शेयर खरीद के बैठ जाओ, इतना सिंपल। दुनिया का पढ़ना ही क्यों है? ये सब रीज़न, ये सब का मैं आपको बताता हूँ कि ये सब किया क्यों जाता है। अगर मैं ना किसी को बोलूँ, जैसे अभी मुझे 4-5 साल हो गए मार्केट में, तो अभी जब मैं ये बात करता हूँ तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब कोई शुरू कर रहा है तो उसको ना लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत एक्सपर्ट जैसे बात करनी पड़ती है। तो अब अगर 24 घंटे बिजनेस न्यूज़ चैनल को चलना है, तो वो 24 घंटे अगर ये बोलेंगे तो वो तो 1 घंटे में बंद हो जाएंगे। उनको तो 24 घंटे कुछ बोलना है। तो अगर वो US पे बात ना करें, RBI पे बात ना करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, बजट पे बात ना करें, तो चैनल पे दिखाएंगे क्या? तो ये सब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जो कंपनी का माल बिक रहा है वो कंपनी के शेयर आप रखोगे, वो कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, शेयर का दाम बढ़ेगा। और एक चीज़ जो इन्वेस्टिंग में हम गलती करते हैं, ये 2 चीज़ें अगर हो जाए तो आई थिंक ज़्यादातर लोग प्रॉफिट में होंगे। एक डॉक्टर ना सबसे पहले IT स्टॉक खरीदता है, एक IT इंजीनियर सबसे पहले ऑटोमोबाइल का स्टॉक खरीदता है, ऑटोमोबाइल वाला फार्मेसी का स्टॉक खरीदता है। भाई तेरे को जो पता है उसका शेयर ले लेना। कभी भी डॉक्टर से बोलो ना कि आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं, मेरे पास इन्फोसिस है। अब डॉक्टर को इन्फोसिस के बारे में क्या पता, और इन्फोसिस वाले के पास सिप्ला है, उसको सिप्ला का कुछ नहीं पता। तो हम जिंदगी में हमेशा हर चीज, जब हम बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो हम वो करते हैं जो हमको आता है। मैं थोड़ी ना कल IPL के ऑक्शन में चले जाऊंगा। तो सिर्फ शेयर मार्केट में हमको वो करना होता है जो हमको नहीं आता है, इसलिए लॉस होता है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब आपके हिसाब से कि जो आप यूज कर रहे हो उसकी कंपनी, जो आपका प्रोफेशन है और जो आप कंज्यूम करते हो, बस नथिंग एल्स। हाँ, इतना सिंपल है। जो चीज लोग खरीद रहे हैं उसका शेयर खरीद लो। बहुत लॉजिकल है, क्योंकि आजकल सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं भी और मेरे ऑडियंस भी सब रेडी होंगे अभी तो, क्योंकि इतने आसानी से समझना और समझाना, इट्स नॉट दैट इजी कि आपको कोई बता दे कि भैया आप जो यूज कर रहे हो उसको खरीद लो, वही कल आपके लिए काम करेगा। हर एक्सपर्ट ऐसा बोलने लगे, उनको एडवाइस का फीस कैसे मिलेगा? इसलिए कोई बोल नहीं। ऑनेस्टली ठीक बात है। ये आज शायद हम इंटरव्यू में बैठे हैं इसलिए हमको थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया है। हमारे ऑडियंस के लिए ये बहुत अच्छी बात है। किस हद तक रिस्क लेना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है हमेशा। मैं इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज़ ये कहूँगा कि शेयर बाजार में आप वो पैसा लगाइए जिस पे आपके गोल्स निर्भर नहीं करते।
आप अपने गोल्स के लिए आप सोने में पैसा लगाइए और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। टीम ऑफ एक्सपर्ट है म्यूचुअल फंड में जो आपके बिहाफ पे स्टॉक पिक कर रही है, जिनका दिन रात काम कंपनियों से मिलना और कंपनी एनालाइज करना है। तो अगर आप ये है कि आप महीने के 10,000 रुपये निवेश कर सकते हो या 8,000 रुपये निवेश कर सकते हो, जिसपे कि आपको ये है कि मेरा एजुकेशन लोन पे होना है या अगर कोई बड़ा है तो मेरे बच्चों की शादी है, जिस पैसे पे आपके गोल्स निर्भर करते हैं उस पे आप खुद रिस्क मत लो। आप उसको म्यूचुअल फंड में लगाओ या गोल्ड में लगाओ। आजकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड जितना बढ़ता भी है और 2.5% का ब्याज भी मिलता है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो उसमें पैसा लगाओ। वो पैसा जो कुछ बोनस आ गया, कभी बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा हो गया, कोई इनकम टैक्स रिफंड आ गया, कोई लॉटरी निकल गई, कहीं से पाँव ज़्यादा छू लिए तो आशीर्वाद में पैसे ज़्यादा मिल गए, जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं जो खोने से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा नहीं, वो सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट। तो ये है नए आने वाले टाइम के लिए आपका एक मूल मंत्र। मैं भी ऐसे ही खुद भी करते हैं और लोगों को वही करते हैं। तो आज की टीआरपी टॉक में हमारी खास चर्चा में हमारे साथ अभी तक थे प्रांजल कामरा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत सारा टाइम दिया। आपके सवाल बहुत अच्छे थे, इसलिए अच्छे से आंसर निकल पाए। थैंक यू। तो अगर आप हैं एंटरप्रेन्योर, अपना खुद का कुछ करना चाह रहे हैं, मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, फाइनेंशियल बॉन्ड जो थोड़ा सा हमारा मामला चलता है, कभी फिट है कभी अनफिट है, उससे ऊपर उठना चाह रहे हैं, तो इनकी सलाह तो आपको यूट्यूब पे और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिलती ही है। लेकिन अगर आप बहुत सारी चीज़ों को सिंपली समझना चाह रहे थे कि करें नहीं करें, कैसे करें, कहाँ तक करें, और अगर आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो इनके संघर्ष की जो अभी तक की कहानी रही है वो आपको शायद मोटिवेट कर सकती है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। ऐसे ही कुछ मज़ेदार लोगों से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक हमें दीजिए इजाज़त।